हेलो एवरीवन। आज से मैं एक फार्मा स्टडी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपके जो फार्मा एग्ज़ाम है, अभी ड्रग इंस्पेक्टर का होगा और कुछ टाइम बाद फार्मासिस्ट का होगा। तो उस एग्ज़ाम के दौरान कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम क्लियर तो करते हैं लेकिन वो याद नहीं रह पाते या हम उन्हें रट्टा मारते हैं। इसके अलावा वो एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे लाइफ में भी आते हैं और हमें एग्ज़ाम टाइम सिर्फ शॉर्ट नोट्स याद रहते हैं लेकिन हमें पूरा डिटेल उनके बारे में नहीं पता होता है। तो मैं रोज़ के रोज़ इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, एक टॉपिक उठाऊंगी जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उन्हें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो भी मैं इस फार्मा स्टडी सीरीज़ में आपको टॉपिक्स बताऊंगी वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि जो बच्चे फार्मा स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। साथ ही साथ एक नॉलेजेबल चीज़ होगी जिसे आप परमानेंटली अपने दिमाग में याद रखोगे और आपको उसकी डिटेल पता होगी। होता क्या है कि हमारे पास फार्मेसी का सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किस चीज़ को याद रखें और किस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं या उन्हें घुमा फिरा के पूछा जाता है या वो आपकी डेली लाइफ में मतलब काम आने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इजी से इजी वे में बताऊंगी, समझाऊंगी। आई होप कि आपको वो समझ भी आएंगे और आपके जो भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड अगर आपको समझ आती है तो अच्छा है, अगर ना समझ आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन या फिर लियोफिलाइजेशन या लियोफिलाइजेशन, इसको अलग तरीके से या कई तरीकों से प्रोनाउंस करा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी फार्मास्यूटिकल में भी आती है, लाइफिलाइजेशन प्रोसेस। साथ ही साथ आपकी कोलोजी में भी आती है, कोलोजी के चैप्टर्स में आती है। साथ साथ आपके रेगुलर लाइफ में ब्लड से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। इस जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वाली चीज़ें हैं लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले लाइफिलाइजेशन होता क्या है देखिए। लायोफिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बात करूंगी ब्लड की, क्योंकि मोस्टली ये जो प्रोसेस होती है ये ब्लड में यूज़ की जाती है। वैसे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके और भी यूज़ है लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली ब्लड से रिलेटेड आते हैं और डेली लाइफ में भी हमें इसका यूज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर ब्लड की बात करूँ, बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो आपके प्लाज्मा सेल और सेल सस्पेंडेड से बना हुआ होता है। प्लाज्मा सेल आपके कौन से सेल है? प्लाज्मा सेल आपके होते हैं प्रोटीन, एल्बुमिन वगैरह। और जो आपके सेल सस्पेंडेड है वो है आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन होता है, वाटर कंटेंट भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे इन दो चीज़ों की कि प्लाज्मा सेल और जो आपके सस्पेंडेड सेल होते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, आपने देखा है कि जब हमारा ब्लड है जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल में आ जाता है या फिर ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहाँ पर वो एयर के साथ या दूसरे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या जाता है जम। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो ब्लड डोनेट करते हैं, आप जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड को एक बॉटल के अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो ब्लड आपका एकदम से सूख जाता है क्योंकि ब्लड बाहरी एनवायरनमेंट के साथ एकदम से रिएक्टेड हो जाता है, रिएक्शन करना स्टार्ट कर लेता है, तो इस जमने की प्रोसेस को क्लॉटिंग कहते हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ये प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस होती है। लेकिन जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड को फ्रेश रखने के लिए ताकि वो किसी और को यूज़ हो जाए तो उस ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट्स डाले जाते हैं। उस प्रोसेस में लायोफिलाइजेशन का बहुत बड़ा यूज़ होता है। अगर ब्लड की नीड की बात की जाए कि ब्लड की नीड क्यों होती है, एनीमिया के केस में जब आरबीसीज आपके कम हो जाते हैं, सर्जिकल केस में सर्जरी जब की जाती किसी पेशेंट की, कैंसर पेशेंट अगर है ब्लड से रिलेटेड, या हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं हीमोफीलिया वगैरह जिसमें आपका ब्लड नहीं बनता है, उस दौरान हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जो ब्लड होता है वो डोनर से लिया जाता है। उस ब्लड को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखना ब्लड बैंक में, इस प्रोसेस के लिए लाइफलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। हेल्दी फीमेल बॉडी में जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल
12 ग्राम होना चाहिए, वहीं पर मैन में 13.5 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर होना मैं बात चाहिए। करूं कि ब्लड को किस तरह से लिया जाता है, सबसे पहले ब्लड असेप्टिकली कलेक्ट किया जाता है डोनर से जो डोनेट कर रहा है ब्लड। उसके बाद उसके जो ब्लड होते हैं उसको एक स्टराइल कंटेनर में डाला जाता है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होता है। एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। उसी बॉटल को उसके बाद आप क्या करते हो, शेकन करते हो टू एंश्योर कि जो ब्लड है वो अच्छे ढंग से आपके एंटीकोगुलेंट्स के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद उसमें क्या करता है, जो एंटीकोगुलेंट है वो फाइब्रिन बनना नहीं देता है ब्लड के अंदर। फाइब्रिन क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लॉट होने के लिए क्या मतलब लगता है, तो आप उसमें लिख सकते हो फाइब्रिन। तो जब हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फाइब्रिन की फॉर्मेशन की, और आपका जो ब्लड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल पड़ता है। मैक्सिमम 450 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है जिसको 1 यूनिट ब्लड कहते हैं। जो डोनर होता है वो 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है। उसके बाद जो कंटेनर होता है उसको सील किया जाता है और कूल्ड करके रखा जाता है, और जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद जो ये आपका ब्लड कलेक्ट किया है ये आपका होल ब्लड होता है। आपने ब्लड के चैप्टर में पढ़ा होगा, दो चीज़ें, होल ब्लड आता है और एक आपका आता है ब्लड प्लाज्मा। होल ब्लड होता है जिसके अंदर आपके सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के, जिसमें आरबीसीज भी होगी, वाइट ब्लड सेल भी होगी, प्लेटलेट्स भी होगी और प्लाज्मा सेल भी होगा, वो आपका होल ब्लड होता है। लेकिन कई बार मेडिकल में ऐसे ब्लड की भी ज़रूरत होती है जहाँ पर सिर्फ हमें आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स ही चाहिए होते हैं, या फिर सिर्फ हमें प्लाज्मा सेल चाहिए होते हैं। तो उस केस में जो होल ब्लड होता है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट होते हैं उसको सेपरेट करा जाता है बाय प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर अलग अलग सेपरेट की जाती है। और इसमें लाइफलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्वस लेयर यानी कि ब्लड प्लाज्मा लेयर आपकी सेपरेट करी जाती है। आपने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके पास फ्रीज ड्राइंग प्लाज्मा होता है। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग प्लाज्मा आपकी लाइफलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट किया जाता है। अगर मैं लाइफलाइजेशन का प्रिंसिपल की बात करूं तो इसका प्रिंसिपल है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपकी क्या प्रोसेस है जिसके अंडर आपके मैटर की जो स्टेटें होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जब आपकी सॉलिड से आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से जब गैसेस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर सॉलिड प्रोसेस डायरेक्ट आपकी गैसेस में कन्वर्ट हो विदाउट लिक्विड में जाकर, उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। लाइफलाइजेशन में यही प्रोसेस होता है कि ब्लड में से आपका एक्वस जो कंटेंट होता है उसको रिमूव किया जाता है, वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है, और हमारा जो ब्लड होता है उसको फ्रीज ड्राइड या फ्रोजन फॉर्म में लाया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जैसा हमें पता है ब्लड लंबे समय तक नहीं चल सकता और ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि डोनरों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उस कारण ब्लड को बहुत टाइम तक सेव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चल पड़े। इसलिए ये प्रोसेस जो होती है लाइफलाइजेशन हमारे इसमें यूज़ की जाती है। इसलिए मैंने लाइफलाइजेशन के लिए आपको पूरा ब्लड का कंसेप्ट पढ़ा दिया है। तो अगर आपको लाइफलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से बता सकते हो। और आपको ये पूछा जाए फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, लाइफलाइजेशन को ही फ्रीज ड्राइंग का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसमें ब्लड को फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। जैसा कि मैंने बोला ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कोगुलेशन प्रोसेस को रोक देता है। आपके जो तीन, अगर मैं एंटीकोगुलेंट्स के नाम बताऊं, हिपेरिन, सिट्रेट और आपका डाइसोडियम ईडीटीए कहते हैं जिसे। सबसे पहले हिपेरिन की बात करूं तो हिपेरिन आपका एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है जो आपके बॉडी में ही बनता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको बनाता है और मास्ट सेल के अंदर ये बनता है। और जैसे आपकी कार्डियक सर्जरी वगैरह होती है उस केस में हिपेरिन का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका सीट्रेट, जिसको एसिड सीट्रेट डेक्सट्रोज भी कहते हैं यानी कि एसीडी। एसीडी क्या करता है, ये आपका कैल्शियम बाइंडिंग आयंस है जो आपके अनआयनाइज्ड कैल्शियम सिट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, और जो कैल्शियम होता है वो आपका कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो जो अगर इसको ये कैल्शियम को बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, कोगुलेशन नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है सिट्रेट। तो ये भी एक एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद आता है डाइसोडियम ईडीटीए। डाइसोडियम ईडीटीए
ये एक चिलेटिंग एजेंट है, सेम इसका एक्शन सिट्रेट की तरह ही है। ये इसी तरह से रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्सेशन की फॉर्म करता है और एंटीकोगुलेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी डब्ल्यूबीसी आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है या शेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, लाइफ स्पैन और शेल्फ लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लाइफ स्पैन होता है कि ओरिजिनल उसकी लाइफ कितनी होती है। जैसे अब हमें पता है कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल 120 डेज़ का होता है, ठीक है, वो उसकी लाइफ स्पैन होती है। लेकिन अगर मैं शेल्फ लाइफ की बात करूँ, शेल्फ लाइफ क्या होता है, यही जो हमने अभी प्रोसेस पढ़े कि लाइफलाइजेशन प्रोसेस या फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से हम उसकी क्या करते हैं, ब्लड की जो लाइफ साइकिल होता है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे आपकी आरबीसीज है, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन, अगर आप बॉडी के अंदर आपका जब आरबीसीज बोन मैरो के थ्रू बनता है तो वो 120 डेज तक आपकी बॉडी में रहेगा। 120 डेज के बाद वो डेड सेल हो जाएंगे और वो स्प्लीन में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से रिसाइकिल होके उसका बिलिरुबिन वगैरह बाइल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। 120 डेज से अगर वो ज़्यादा रह लेगा तो कैंसर कॉजिंग एक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जैसे ही अगर मैंने बोला कि हम ब्लड ले लेते हैं किसी पर्सन से, उस ब्लड को अगर सेपरेट करें, उधर में से आरबीसीज ब्लड कर सेपरेट करें, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ उसकी 35 से 42 डेज़ की होगी। तो आप अब बोलेंगे कि लाइफ स्पैन तो 120 डेज़ का था, शेल्फ लाइफ तो 35 से 42 डेज़ की होगी। देखिए, वो बॉडी के अंदर 120 डेज़ थे, लेकिन शेल्फ लाइफ क्या होती है, बाहर निकाल कर, बहुत से मैंने बोला कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो बाहर निकल कर और भी आपके रिएक्टिव हो जाते हैं, एकदम से डेड हो जाते हैं। तो उसमें केस में ये 35 से 42 डेज तक उसको उनकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं, प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन होता है बॉडी के अंदर वो 7 डेज का होता है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ 5 ईयर्स तो हो जाती है। अगर उसको बॉडी से अलग सेपरेट किया जाए तो 5 साल तक हम उसको चला सकते हैं, वाई इंक्रीजिंग उसकी शेल्फ लाइफ। ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर लाइफ स्पैन का है तो आपको प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन पता होनी चाहिए। अगर उसकी शेल्फ लाइफ है तो 5 ईयर होनी चाहिए। मोस्टली जो पीछे जो क्वेश्चन पूछे उनमें लाइफ स्पैन ही पूछा था, प्लेटलेट्स की और आपकी वाइट ब्लड सेल की, तो वो आपको मैंने बता दी है। आरबीसीज की 120 डेज़ की है और आपके प्लेटलेट्स की 7 डेज़ की है। और अगर वहीं पर इसकी शेल्फ लाइफ की बात की जाए, आरबीसीज 35 से 42 डेज़ की होती है और आपकी प्लेटलेट्स 5 ईयर तक चल पड़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ होल ब्लड सेल। होल ब्लड आपका क्या होता है, पूरा जो ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है उसकी 35 से लेके 42 डेज़ की आपकी लाइफ जो शेल्फ लाइफ होगी। फ्रोजन जो आपका फ्रीज प्लाज्मा है, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ 1 ईयर तक होती है और ब्लड प्लाज्मा वो 1 ईयर तक आपका चलता है। वहीं पर मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं, स्टोरेज टेम्परेचर की, होल ब्लड आपका 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक आपको स्टोरेज कंडीशन में रखना पड़ता है। आरबीसीज भी 1 से लेके 6 जो आपका स्टोरेज कंडीशन उसकी होनी चाहिए सेल्सियस में। और जो आपका ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा होता है जो लाइफलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसकी जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस होती है और उसकी शेल्फ लाइफ 5 ईयर तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये था सब कुछ ब्लड के बारे में, लाइफलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। इसमें से बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ईजी वे में बताने की कोशिश की है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।